हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, हम यहाँ आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि है मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्लास 10 वाले स्टूडेंटों के लिए है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, रेशियो क्या है और फिर उसमें क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें नोट करनी है ताकि रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सके। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोपोर्शन क्या है और प्रोपोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रेशियोज क्या हैं। तो रेशियो क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ वन क्वांटिटी विद द अदर क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप। मतलब क्या कि दो क्वांटिटी यानी रेशियो जो है वो दो क्वांटिटीज के बीच में, दो या दो से अधिक क्वांटिटीज के बीच में निकाली जाती है जो कि सिमिलर यूनिट्स होते हैं, जो सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं। सिमिलर क्वांटिटीज कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। जैसे बुक में डेफिनेशन क्या दिया है कि रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। डिवीजन के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, दो या दो से अधिक क्वांटिटीज को जो कि सेम टाइप्स की हैं उनको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, मतलब उनकी रेशियोज चेक करने वाले हैं कि कौन सा क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना गुना है। ठीक है ना, ये सब चीजें हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझिए कि रेशियोज निकाले कैसे जाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज दी गई हैं, लेट अस सपोज two quantities A and B of magnitude A is equal to 12 kg and B is equal to 7 kg। सपोज ये हमने दो क्वांटिटी ले ली, क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी, जो कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी है ना वस्तु के क्या है, एक तरीके के मास है यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 kg और 7 kg आ गया है। अब हम इनका रेशियो निकालना चाहते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड द रेशियो देन वी हैव टू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, दैट इज रेशियो इज इक्वल टू क्वांटिटी 1 अपॉन, है ना, इस तरीके से क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी सेकंड, फर्स्ट क्वांटिटी बाय सेकंड क्वांटिटी। इस तरीके से रेशियोज को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसी के अगर रेशियो में निकालना चाहता हूं, रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, है ना, ए अपॉन बी, दैट इज ए की वैल्यू क्या है 12 kg, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 7 kg। ठीक है, केजी से केजी कट जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा 12/7 और इसको अगर रेशियोज की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 12/7। यानी यहां से ये पता चला कि किसी भी क्वांटिटी की अगर रेशियोज निकालेंगे तो पहली बात कि दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों क्वांटिटी सेम होने का मतलब कि वो सेम यूनिट में मेजर की गई हो, उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे ये केजी में आया तो ये भी केजी में आना चाहिए। अगर ये रुपीस में दिया होता तो रुपीस में आनी चाहिए थी। ठीक है, अगर पैसे में दिया होता तो ये भी पैसे में आता। ठीक है, अगर ये लीटर में होता फर्स्ट क्वांटिटी तो सेकंड क्वांटिटी भी लीटर में होनी चाहिए। तभी जाकर के हम इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर कर पाएंगे और डिवीजन के माध्यम से इनके रेशियोज को फाइंड आउट कर पाएंगे। बात समझ आ रहा है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर रेशियो क्या निकल गया 12:7। बात समझ आ रहा है। इस तरीके से अगर हम कोई और क्वांटिटी मान लें, जैसे कि x मान लें, ठीक है ना, 25 पैसे, है ना, और दूसरी क्वांटिटी y मान लें जो कि हमारे पास है ₹1। ठीक है, अब हम कहें कि फाइंड द रेशियो, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y, x और y की रेशियोज फाइंड आउट करिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में कि रेशियो इज इक्वल टू x अपॉन y, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज 25 पैसे। और मैंने कहा था आपको कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये पैसे में है और ये रुपीस में है, तो इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 into 100, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100 पैसे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 पैसे। अब पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 25 से 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 1/4। यानी इसी चीज को अगर रेशियो में रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, इक्वल टू 1/4 और इसी को इंप्लाइज में अगर लिख दे तो 1:4। ठीक है ना, इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक बात और सीखिए कि जो रेशियो होता है वो प्योर नंबर होता है। ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है, प्योर नंबर होता है। और प्योर नंबर कब ऑब्टेन्ड होगा, जब दो क्वांटिटीज का रेशियो निकाला जा रहा है और अगर इनका यूनिट सेम होगा तभी जाकर के ये प्योर नंबर आएगा। और इसी वजह से जब भी हम इसको डिफाइन करते हैं रेशियो को तो क्या बोलते हैं कि इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड।
सेम काइंड कहने का मतलब क्या है? सेम काइंड कहने का मतलब ये है कि दोनों की यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए तो यहां पर इनकी यूनिट सेम आएंगे, एक यूनिट दूसरी यूनिट को कैंसिल आउट कर देता है और फिर हमारे पास प्योर नंबर बच जाता है। इसी वजह से जब भी कभी भी हम रेशियो निकालते हैं सेम क्वांटिटीज के बीच में निकालते हैं, यानी सेम यूनिट्स होनी चाहिए दोनों क्वांटिटी के, ठीक है? अगर दो क्वांटिटीज के सेम यूनिट नहीं है तो उनके रेशियोज फाइंड आउट किए नहीं जा सकते, ठीक है ना? चलिए और कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं जो रेशियो से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ रेशियो निकाला, इसका रेशियो किसके बीच में निकाला? ए एंड बी के बीच में निकाला। हमने रेशियो क्या निकाला? अगर मान लीजिए यहाँ पर कि रेशियो निकाला, रेशियो बिटवीन ए एंड बी, तो इस कंडीशन में जो ए होगा वो फर्स्ट क्वांटिटी हो जाएगा, फर्स्ट क्वांटिटी कहलाएगा, या इसको फर्स्ट टर्म आप लोग कह लीजिए, फर्स्ट टर्म कह लीजिए, या इसी को बोला जाता है एंटीसीडेंट, ठीक है? उसी तरीके से जो हमारे पास इस कंडीशन में जो बी है, जो बी क्वांटिटी है, उसको आप सेकेंड क्वांटिटी कह लीजिए, सेकेंड क्वांटिटी, ठीक है ना? और यहां पर इसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंड टर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये कुछ नाम है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना? इससे चीजें आसान हो जाती हैं। या इसको बोला जाता है हम लोग एंटीसीडेंट और हो जाएगा कंसिक्वेंट, ठीक है ना? जब भी ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कंसिक्वेंट या व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ द गिवन रेशियो, तो जो पहली क्वांटिटी होगी वो आपकी एंटीसीडेंट हो जाएगी और जो दूसरी क्वांटिटी होगी उसको हम लोग कंसिक्वेंट बोल देते हैं, ठीक है ना? तो ये चीजें थी। जो नेक्स्ट पॉइंट हमें नोट करना है वो ये है कि सिंस रेशियो इज अ फ्रैक्शन, क्या है रेशियो? क्या है? जस्ट एक फ्रैक्शन है। बोथ ऑफ इट्स टर्म कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर, नॉन जीरो नंबर। मतलब ये जो सेकंड पॉइंट नोट करने वाली है वो ये है, देखिए सेकंड पॉइंट को थोड़ा यहां उठा देता हूं, नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि चूंकि जो रेशियो है वो क्या है? वो जस्ट एक प्योर नंबर है। अगर प्योर नंबर है तो सेम नंबर से, यानी सेम नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। बात समझ आया ना? जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया रेशियो थोड़ी देर के लिए इस तरीके से कि रेशियो a बाई बी। अब यहाँ पर जो a बाई बी है ये जस्ट क्या है? एक प्योर नंबर है। अगर ये प्योर नंबर है तो इस कंडीशन में जो a बाई बी लिखा है इसमें किसी नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि ए नॉन जीरो नंबर लेटर, ठीक है, या यहाँ क्या लिख देंगे? जैसे हमने लिख दिया x इंटू एक्स, दोनों में x से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? यहाँ पे कहेंगे बिकॉज x इज अ नॉन जीरो, ठीक है ना, x इज अ नॉन जीरो नंबर, x इज अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना? जहां पर x क्या है? नॉन जीरो नंबर है। हम नॉन जीरो नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियोज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? जो सेकंड पॉइंट नोट करने वाली है वो ये है कि द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब क्या? जैसे हमने मान लीजिए पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी। पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रेशियो क्या है? तो ए और बी का रेशियो पूछा है तो मैंने पहले ए बोला और बाद में बी, यानी ए और बी का रेशियो लिखने का मतलब ये है कि इस चीज को ऐसे लिखेंगे, रेशियो इज इक्वल टू ए बाई बी। अगर हम क्या करते हैं बाई मिस्टेक, अगर रेशियो को ऐसे लिख देते हैं बी बाई ए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट मेथड होगा। बस में ना, क्योंकि पहले क्या बोला गया है? ए और बाद में बी, यानी ए और बी का रेशियो निकालना है तो ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा, यही ऑर्डर का मतलब है इसका, ठीक है ना? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फाइंड या व्हाट इज द रेशियो ऑफ है ना ₹20 टू ₹15, है ना? हमने ये लिख दिया। तो इस कंडीशन में रेशियो क्या निकल के आएगा? तो देखिए हमने ₹20 पहले बोला और 15 बाद में, इसका मतलब ₹20 क्या करेंगे? पहले लिखेंगे और ₹15 बाद में लिखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमारे रेशियो क्या हो जाएगा? देन द रेशियो विल बी ₹20 बाई ₹15। रुपीस से रुपीस कैंसिल, 5 से 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4/3, या इसी को लिखा क्या जा सकता है? 4:3। बात समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से ये ऑर्डर का मतलब ये है कि 20 पहले और 15 बाद में, तो 20 को यानी यहाँ हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अगर इसी चीज को हमने फिर से कहा कि अगर रेशियो बाई मिस्टेक आपने लिख दिया ₹15 टू ₹20, तो आप तो इसको काट करके इस तरीके से लिख दोगे,
ठीक है ना, कि 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4 या लिख दोगे आप 3:4, लेकिन ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर आपने सही नहीं रखा है, क्योंकि ऑर्डर में क्या पूछा गया था, ₹22, ₹15 पूछा गया था, तो ₹20 पहले और ₹15 बाद में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें नोट करना है वो ये है कि रेशियो इज टेकन ओनली बिटवीन द पॉजिटिव क्वांटिटीज, यानी जो रेशियो है वो सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच में ही फाइंड आउट की जा सकती है, अगर क्वांटिटीज नेगेटिव में आ गई तो उनके बीच का रेशियो निकाला नहीं जा सकता, ये रेशियो का रूल है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नोट कर लेते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रेशियोज कैन बी calculated of positive quantities only, ठीक है ना, सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज का ही रेशियोज पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो नोट करना है वो ये है कि रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। हाँ, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि रेशियोज कैन ओनली बी calculated between the quantities with same type, ठीक है, between the quantities of same type, यानी सेम टाइप कहने का मतलब ये है ना कि यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए, और क्वांटिटी सेम होने का मतलब ये है कि अगर एक मास है तो दूसरा भी मास होनी चाहिए, अगर एक रुपीस है तो दूसरा भी रुपीस, यानी इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना, अगर पहला रुपीस में है दूसरा रुपीस में होना चाहिए, पैसे में तो पैसे में होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि एक हम वॉल्यूम ले लें, एक का वॉल्यूम निकाल लें कि 3 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और दूसरे का एरिया निकाल लें, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि वॉल्यूम और एरिया ये दो अलग अलग क्वांटिटीज हो जाएंगे, इन दोनों के बीच का रेशियो पॉसिबल नहीं, ठीक है। रेशियो सेम होनी चाहिए, अगर पहला वॉल्यूम है तो दूसरा भी वॉल्यूम, अगर पहला एरिया है तो दूसरा भी एरिया होना चाहिए, ठीक है। या पहला अगर आपने लीटर में निकाल लिया वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए आपने वॉल्यूम ले लिया 3 लीटर और आपने किसी बॉडी का मास ले लिया यहाँ पर 5 kg और आपने कहा कि रेशियो निकालो, तो रेशियो पॉसिबल नहीं है, यहाँ रेशियो पॉसिबल नहीं है, बस है, क्योंकि क्वांटिटी क्या सेम नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें नोट करना है कि व्हाइल फाइंडिंग द रेशियोज बिटवीन द टू क्वांटिटीज, बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट। वही बात आ गई कि यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम क्वांटिटीज का मतलब कि पहली बात ये जैसे मैंने समझाया ना, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है अ रेशियो इज ए नंबर सो इट हैज नो यूनिट। रेशियो क्या है, रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना, ये एक प्योर नंबर होता है और इसीलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की रेशियो इज अ प्योर नंबर सो इट is not having any unit, या it have no unit, ठीक है ना, so it have no unit, ठीक है ना, it has no unit। पास में क्या करें, रेशियो जस्ट एक प्योर नंबर होता है, इसी वजह से क्या है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। एक और पॉइंट, एक दो और पॉइंट्स हैं, जरा इसको भी मेंशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद से रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, देखिए इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग अगर समझ जाए ना तो रेशियो में कहीं गलती नहीं करेंगे, इसी वजह से इन सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट वो दिया गया है वो ये है कि इफ द टर्म्स ऑफ ए गिवन रेशियो आर फ्रैक्शन देन कन्वर्ट देम इन होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म्स बाय एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर। मतलब ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपसे रेशियो पूछ दिया गया, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को नोट करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यही मिस्टेक कर जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि यदि आप रेशियो निकाल रहे हो और आपसे ऐसे दो क्वांटिटीज के बारे में रेशियो निकालने के लिए कह दिया जो कि फ्रैक्शन में दी गई है, जैसे कहा कि फाइंड द रेशियो ऑफ 2/5 kg एंड 3/2 kg, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालो। तो ये क्या है, दोनों फ्रैक्शन में है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और तब जाकर के इनकी रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। ऐसे तो निकालने के लिए आप रेशियो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि रेशियो इज इक्वल टू 2/5 डिवाइडेड बाई 3/2
2, ठीक है ना। इस तरीके से तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2/5 इंटू 2 ये केजी कट जाएगा ऊपर नीचे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये बच जाएगा 2/5 है, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हो कि 4/8 4/15, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4:15। इस तरह लिखा जा सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर कभी भी इससे अधिक आ जाए तो आप किस तरीके से करोगे, तो उसको जरा समझा दिया जा रहा है, ठीक है ना। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि इनको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। उससे पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 2 दैट इज 10, और क्या करेंगे 10 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर फर्स्ट क्वांटिटी is equal to 2/5 into 10 kg and second quantity is equal to 3/2 into 10 kg। क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, दैट इज 4 kg, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 15 kg। तो रेशियो क्या आ जाएगा, therefore the required ratio is equal to 4 kg divided by 5 kg, यानी केजी कैंसिल और रेशियो क्या आ जाएगा 4:5। ये भी एक तरीका है। आप ये ना समझिएगा कि वो पुराना जो तरीका था वो भी गलत है, वो भी सही है। बस ये है कि आपको एक और तरीका से समझाया जाएगा, अगर आपको एक से अधिक यानी 2 से अधिक क्वांटिटीज दे दें तब आप कैसे निकालोगे। तो ये तरीका है कि हम क्या करेंगे, जितनी सारी क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी, उन सारी क्वांटिटी में डिनोमिनेटर क्या दिया गया है, उन सारे डिनोमिनेटर के लिए पहले एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम निकालने के बाद सभी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको क्या हो जाएगा, एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सिंपली एक होल नंबर है 4 and 5, ठीक है ना, 4 and 15 एक होल नंबर हो जाएगा, और सॉरी यहाँ 15 था ना, तो यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है ना। ये रेशियो आ जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि टू कंपेयर टू रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। कंपेयर का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 रेशियो दिया गया है और पूछ दिया कि विच ऑफ द रेशियो इज ग्रेटर, ठीक है ना, कौन रेशियो बड़ा है और कौन रेशियो छोटा है, इसको बताइए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। या कह सकते हैं कि वी इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करेंगे और फिर उसके बाद से न्यूमरेटर को चेक कर लेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कंपेयर दे दिया कि कंपेयर द रेशियो 2/3 and 3/5, इसको कंपेयर करिए। कंपेयर मींस check which of the ratio is greater or small, which of the ratio is greater or smaller, कौन रेशियो बड़ा है कौन रेशियो छोटा है, यही आपको चेक करके बताना है, ठीक है ना। चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना होगा। तो तरीका क्या है कि अगर 2/3 and 3/5 दे दिया तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लें, या ये कर दें कि इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। ये तभी किया जाता है जब दोनों के डिनोमिनेटर प्राइम नंबर होते हैं, बस हो जाएगा। या हम ये कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर दैट इज 3 and 5 दैट इज 15, और हम क्या करेंगे, जब 15 एलसीएम आ जाएगा तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें इसके डिनोमिनेटर में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वांटिटी है तो फर्स्ट क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाए तो आप कहोगे 5 मल्टीप्लाई कर लो। अगर नीचे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरीके से फिर यहाँ अगर इसमें क्या मल्टीप्लाई करें 15 आया तो 3, तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मिल जाएगा हमें, इधर मिल जाएगा 10/15 एंड इधर क्या मिल जाएगा 9/15। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों के डिनोमिनेटर, दोनों क्वांटिटी के डिनोमिनेटर क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये बड़ा है, तो कहेंगे द रेशियो 2/3, ठीक है ना, द रेशियो 2/3 is greater than 3/5, यानी जो रेशियो 2/3 है वो बड़ा है 3/5 से। ये तो करना है। अगर इस तरीके से मल्टीपल रेशियोस आपको दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि अरेंज देम इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे अरेंज करेंगे, ये मेथड लगाएंगे। सभी के डिनोमिनेटर को इक्वलाइज कर देंगे फाइंडिंग द एलसीएम, और उसके बाद से हम उस तरीके से कंपेयर कर लेंगे कि किसका न्यूमरेटर बड़ा और किसका छोटा, उसके बेसिस पर उसको अरेंज कर लेंगे,
ठीक है ना। चलिए अब जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया गया है इस रेशियो में वो ये है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन ए रेशियो। इंक्रीज और डिक्रीज इन ए रेशियो ये कहता है कि इफ ए क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन ए रेशियो ए इज टू बी। मान लीजिए दो क्वांटिटीज दी गई है, अब वो क्वांटिटी ए रेशियो बी में डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि देन द न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू बी बाई ए टाइम्स द ओरिजिनल क्वांटिटी। मतलब क्या, समझाता हूं थोड़ा, मतलब क्या इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटीज है, लेट देयर बी अ टू क्वांटिटीज, let us suppose two quantities A and B. if the quantity या क्वांटिटी x और y मान लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है ना, x और y मान लेते हैं थोड़ा सा और आसानी बनाने के लिए। Let us suppose two quantities A x y x and y if the quantity या कोई एक क्वांटिटी पहले मान के सपोज कर लेते हैं, फिर दो क्वांटिटीज के लिए हम लोग निकाल लेंगे, वो आसान रहेगा। लेट अस सपोज टू क्वांटिटीज या लेट अस सपोज अ क्वांटिटी x if the quantity x is increased, ठीक है, इंक्रीज के लिए if the ratio is increased or decrease in the ratio, if the quantity is increased by ratio A is to B, then the new quantity is equal to B by A times the original quantity. B by A times the original quantity. ये क्या है, x, where x is original quantity. समझ में ना। यानी जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया कि हमारे पास एक क्वांटिटी थी, ठीक है, क्वांटिटी जैसे कि मान लीजिए द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज 40 रुपीज। लेट अस सपोज एक और एग्जांपल जैसे आपको समझाने के लिए मैं देता हूं कि सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल टू ₹40। मान लेते हैं कि 1 kg शुगर का दाम क्या है, 40 रुपए है, और ये कहा जाए कि if the price of sugar is increased by 3:5। मान लीजिए हम क्या कहते हैं कि इसका शुगर का जो रेशियो है वो इतना से बढ़ गया, यानी शुगर का जो कॉस्ट प्राइस है वो इतने रेशियो से बढ़ गया, 3:5 से बढ़ गया। तो इस कंडीशन में आप बताओ कि व्हाट इज द न्यू प्राइस या व्हाट इज द न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर। व्हाट इज द न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर का जो नया कॉस्ट प्राइस आएगा वो क्या होगा। हमने कहा आपके सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, जिस रेशियो में बढ़ रहा है 3:5 में बढ़ा ना, देखिए A is to B बढ़ा था तो B by A लिए थे, उसका उल्टा रेशियो लिए थे, यहाँ करेंगे क्या करेंगे, उल्टा रेशियो लेंगे, कहेंगे द न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू 5/3 into the cost of original या the original quantity, ठीक है ना, into original quantity क्या थी, 40 रुपीज पर kg थी। इसको 40 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 200/3। ये जो आएगा इसको डिवाइड कर ले अगर तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.667 रुपीज, ये आ जाएगा कुछ, यानी इतने रुपए पर kg आ जाएगा। पास हुआ ना, इतने रुपए पर kg उसका दाम आ जाएगा। तो दिक्कत एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर अभी भी नहीं समझना है तो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बस समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर पोटैटोस ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ potatoes is ₹30 per kg and the cost price of potatoes is increased by
या मान लीजिए हमने लिख दिया डिक्रीज्ड बाई, ठीक है, 5:7 या 7:5। मान लीजिए इसने कह दिया कि डिक्रीज हो गया 7:5 ले ले या कुछ और ले ले, इस तरीके से 3:5 5:3, इतना से डिक्रीज हो गया। ठीक है, कहा क्या जा रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज इज ₹30 per kg and the cost price of potatoes is decreased by 5:3। इस कंडीशन में व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द पोटैटो, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द न्यू सीपी ऑफ पोटैटोज, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे द सीपी ऑफ द न्यू सीपी, है ना, न्यू सीपी ऑफ द न्यू सीपी ऑफ पोटैटोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, हमने क्या क्या रखा 5:3 में डिक्रीज हुआ है तो 3/5 लिखेंगे और ओरिजिनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी ₹30, ठीक है ना, इस तरीके से पर केजी, ठीक है। 5 6 जा 30 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 3 जा 18 पर केजी, यानी उसका दाम घट के कितना हो जाएगा ₹18 पर केजी हो जाएगा, ठीक है ना, ₹18 पर केजी यानी लिखेंगे, ठीक है ना। 18 रुपीस 18 पर केजी, यानी पहले ₹30 पर केजी मिल रहा था और अगर इसका दाम 5:3 रेशियो में डिक्रीज हो जाएगा तो उसका न्यू प्राइस क्या आ जाएगा 18 रुपीस पर केजी, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रेशियो से रिलेटेड है और अगर ये पॉइंट्स हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं ना तो फिर उसके बाद से रेशियो समझना काफी आसान होता है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं, जरा समझाते हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए। और एक दो और पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं जो कि बहुत जरूरी तो नहीं है लेकिन अगर उसको भी पढ़ लेते हैं तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक दो पॉइंट्स और दिए गए मैं वही बता देता हूं ताकि रेशियो से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए और फिर रेशियो पर बेस्ड सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक दो पॉइंट्स और फटाफट उनको एक नजर में देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, ठीक है। देखिए सभी पॉइंट्स क्या क्या है। एक और पॉइंट ये है कि 3 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट आर सेड टू बी इन रेशियो A:B:C। क्या कहा जा रहा है कि 3 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इन सेम यूनिट आर सेड टू बी इन द रेशियो A:B:C if the quantities are AK, BK and CK respectively where K is any non-zero real number। कहा जा रहा है कि 3 क्वांटिटीज A, B and C are said to be in ratio A:B:C if the quantities are ठीक है ना। 3 quantities इस तरह लिख लीजिए, 3 quantities are said to be in ratio if the quantities are AK, BK and CK। मतलब कि कुछ ना कुछ उन तीनों क्वांटिटीज में कॉमन दिखनी चाहिए। कॉमन मतलब कि यहाँ पर इन तीनों में कॉमन फैक्टर जैसे यहाँ पर दिख रहा है के है, तो इस कंडीशन में अगर दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये रेशियो तीनों क्वांटिटीज की A:B:C लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान रहे और सेम काइंड की होनी चाहिए, बस ये बात है छोटा सा। नेक्स्ट जो है वो है कंपोजिशन ऑफ रेशियो। जो नेक्स्ट बात समझनी है वो ये है कंपोजिशन ऑफ रेशियो। कैसे रेशियोज को आपस में कंबाइन किया जाता है, कैसे दो या दो से अधिक रेशियोज को आपस में कंबाइन करके और कंपोजिट रेशियो बनाई जाती है, वही चीजें सीखनी है। तो ये कहा जा रहा है कि कंपाउंडेड रेशियो, पहला जो टर्म है वो ये है कंपाउंडेड रेशियो का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 रेशियो दी गई है, कह देगा कि फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A:B एंड C:D। कहा जाएगा कि फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A:B एंड C:D। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम निकालेंगे, लिखेंगे द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A:B एंड C:D आर या इज क्या हो जाएगा A/B into C/D that is AC/BD that is AC/BD।
दिस इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ टू रेशियोज A is to B and C is to D। ये कंपाउंडेड रेशियो है। बात समझ ना, किसका किसका, A is to B और C is to D का। क्या करना है, उन दोनों रेशियोज को इस फॉर्म में लिख लेना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको कंपाउंडेड रेशियो मिल जाएगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हमसे कहा गया होता कि 2/3 एंड 5/7 के कंपाउंडेड रेशियोज बताइए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इनके कंपाउंडेड रेशियो पता करना चाहते हैं। ये लिख देंगे 2/3 into 5/7, that is 2 5 जा 10, 7 3 जा 21। The ratios will be 10:21, 10:21। समझ आ रहा है, 10:21। ठीक है ना, अब ये हो गया। नेक्स्ट जो चीज दिया गया है, जो पॉइंट है वो ये है डुप्लीकेट रेशियोज। डुप्लीकेट रेशियोज क्या होती हैं, देख लीजिए जरा यहाँ। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो जिसे कहा जाए कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A by B या A रेशियो B, A रेशियो B का डुप्लीकेट रेशियो बताइए। तो आप क्या करोगे, A by B को A by B से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी उसी रेशियो को उसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये रेशियो है, इसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A² by B², दैट इज A² रेशियो B²। दिस इज द वैल्यू। समझा ना, यानी अगर मान लीजिए एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं कह दूं कि 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो 2/3 into 2/3 आपको कर देना है, यहां से आपको मिल जाएगा 4/9, दैट इज 4:9। डुप्लीकेट रेशियो निकल गया। बात समझा ना, इस तरीके से। नेक्स्ट जो दिया गया है वो ये है ट्रिप्लिकेट रेशियो। डुप्लीकेट में क्या कर रहे थे, उसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देते। ट्रिप्लिकेट में क्या होगा, उसको दो बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए कहा गया कि फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3/5। तो क्या करेंगे, हम 3/5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 27 by 125। The ratio will be 27:125, 125। This will be the ratio 27:125। ये रेशियो बन के आएगा। समझा ना, तो ये डुप्लीकेट और सब ये ट्रिप्लिकेट रेशियोज आ गए। जो लास्ट पॉइंट हमें ये समझना है, लास्ट नहीं एक और पॉइंट है, 2 पॉइंट्स और जो है हमारे पास समझना वो ये है। पहला कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। अरे स्टूडेंट्स, इसका जस्ट उल्टा होता है। डुप्लीकेट में क्या करते हैं, उसके स्क्वायर कर रहे थे। डुप्लीकेट में क्या करते हैं, उसके स्क्वायर कर रहे थे। और सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया गया, मैं इन सारे पॉइंट्स को हटाता हूं फिर आपको यहां समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपसे कह दिया गया इस तरीके से, जैसे डुप्लीकेट में क्या हो रहा था, उसी का स्क्वायर कर देते। जैसे A by B का अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछा तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर निकाल लेते, रेशियो निकल जाता। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, रूट A रेशियो रूट B निकाल लेंगे, निकल गया। समझा ना, जैसे मान लीजिए पूछा कि व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, ठीक है ना, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ है ना 9:36। 9 और 36 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए। हम क्या करेंगे, रखेंगे √9 रेशियो √36, दैट इज 3:6, दैट इज 1:2। ठीक है ना, ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके 1:2 लिख देंगे। बस है ना, 3 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, आपको 1:2 मिल जाएगा। ठीक है, और जो सबसे लास्ट पॉइंट हमें देखना वो ये है द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो। दैट इज वेरी इजी। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेशियोज। देखिए इसमें बहुत आसान, इसमें जैसे मान लीजिए पूछा गया कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ A रेशियो B, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा B रेशियो A। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 2:3 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाए तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, द आंसर विल बी 3:2। दैट इज वेरी इजी। बस में तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रेशियोज में नोट करने थे। अगर इतनी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ रहा ना तो रेशियो पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन लेकर के दिखाता हूं कि कितना आसान है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना जो कि रेशियो पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए।
एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया कि फाइंड द रेशियोज, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 5:9, या थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन ले लेता हूं मैं समझाने के लिए आपको, कि कह दिया जाए कि फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3, 4:5 एंड 6:7। क्या कहा है? देखिए कहा है कि क्वेश्चन में फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3, 4:5 एंड 6:7। इन सबके कंपाउंडेड रेशियोज बताइए। हमने स्टूडेंट आपको बताया था कि जो कंपाउंडेड रेशियो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जितनी सारी रेशियोज दी गई हैं उनमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे कि 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल होने वाला है क्या? हाँ है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और कुछ कैंसिल नहीं हो पाएगा। फिर फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 2 जा 16, 7 5 जा 35, यानी जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 16:25। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है? दिस विल बी द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ द रेशियोज 2:3, 4:5 एंड 6:7। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास दिया गया है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन आपके ले लेते हैं। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आप तो फाइंड आउट कर लोगे ना। जैसे मान लीजिए कहा गया कि फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ, फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 156, क्या दिया गया भाई, 216:125। इसके सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालिए। तो सब ट्रिप्लिकेट मैंने आपको नहीं बताया क्या? सब ट्रिप्लिकेट में क्या होगा, क्यूबिक रूट निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ से पूछ लिया गया, अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ लो यहाँ पर, अगर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछ दिया जाए इनके बीच में, तो आप क्या करोगे, क्यूबिक रूट निकालोगे। क्यूबिक रूट ऑफ 216 इज टू क्यूबिक रूट ऑफ 125। पास में आ रहा ना? Cubic root of 216 is to cubic root of 125, and the final answer will be, what is the cube root of 216? That is 6. That is 6. See, 6 into 6, 6 is the 36. Now 6 again multiply कर दो, 6 is the 36, करी 3 6 3 जा 18 plus 2 321, 216 आ जाएगा, यानी 6 का क्यूब रूट हो जाएगा। और ये किसका क्यूब रूट होता है? 5 का। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5। पास में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल आपसे पूछा जाएगा। 9:11 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर 9:11 है तो 11:9 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए कितना आसान है, मैंने आपको बताया ना हाउ टू कंपेयर द रेशियोज। रेशियोज को हम कंपेयर करना जानते हैं, और हमसे अगर कह दिया जाए यहाँ पर, जैसे कह दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे अरेंज करेंगे वो चीज आप देखिए। ठीक है, वो चीज आप देखिए कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है क्या चीजें बताई जा रही हैं? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए जो है वो ये है कि अरेंज द रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे कि मान लीजिए हमने रेशियो आपको दे दिया, क्या क्या रेशियो दिया भाई? दिया है 2:3, 8:15, 2:3, 8:15, और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ 11:12, 11:12 एंड 7:16 एंड 7:16। ये रेशियोज दी गई हैं, आपको कंपेयर करना है, और इसके बाद से कंपेयर करने के बाद आपको बताना है कौन रेशियो बड़ा है कौन छोटा है, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ? बड़े से छोटे में, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको पहले लिखेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी उसके बाद लिखेंगे। ठीक है ना? तो हमने कहा था कि सबसे पहले आप एक काम करना कि एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। यहां पर अगर इसको सही तरीके से लिखें रेशियोज को, क्या लिखेंगे? 2/3, 8/15, 11/12 एंड 7/16। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 3, 15, 12 एंड 16 क्या हो जाएगा? रेशियोज निकाल लीजिए। 16 गुना के 32, 12 से 15 नहीं आएगा, 16 80 12 नहीं आएगा, चलो निकाल लेते हैं ना। 15 का और 3 का रेशियो सेम आएगा, या 12 3 का रेशियो सेम आएगा? 15 12 और 16 ले लिया हमने। ठीक है ना? यहाँ पर क्या किया? 3 नंबर लिया, 3 से क्या कर दिया? 3 5 15, 3 चौके 12, और ये आ गया 16। ठीक है ना? फिर 5 से निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 5 1 5 5, 4 और 16। फिर 4 से निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 4 और 4। ठीक है ना? फिर 4 से निकल जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, और ये 4 3 12, 20 और 12
100 240, ठीक है ना, 20 12 240, ठीक है ना, 12 गुणे 20 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 240, ठीक है, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 240। अब हमसे ये कहा जा रहा है, ठीक है ना, 5 चौके 20 और 80 24। तो अब हम क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 240 आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को छोड़ दीजिए, बाकी सब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 4 जा 22 जा 80, यानी 80 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 80 इसमें। 8/15 दिया हुआ है, क्या मल्टीप्लाई करें, 15 को छोड़ दीजिए, 5 3 जा 15 छोड़ दीजिए, क्या आएगा 4 4 जा 16, इसमें 16 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 16 से। 11/12 क्या करेंगे, इसमें 12 छोड़ दीजिए, 3 चौक के 12 छोड़ दीजिए, क्या बच रहा है 5 चौक के 20, 20 इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, 20 इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, फिर क्या कर दीजिए और क्या दिया हुआ है 7/16। देखिए भाई 16 को छोड़ दिए, 4 4 जा 16 छोड़ दिया, क्या बचेगा 15, 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, हमने क्या किया समझ में आ रहा है ना कि अगर 3 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ 3 छोड़ दिया, बाकी सबका वैल्यू निकाल करके हम मल्टीप्लाई कर लिया। उस तरीके से बाकी केसेस के लिए भी किया है, ठीक है ना। यहाँ क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, 160/240, यहाँ क्या आ जाएगा 8 48 4 और 8 4 128, बताइए कितना आ जाएगा 240। ये कितना आ जाएगा 11 गुना के 22 220 और ये 12 गुना के 24 240, 15 7 15 6 15 15 7 105, ठीक है ना। ये आ जाएगा कितना 240। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर्स चूंकि सेम आ गए, सारे के डिनोमिनेटर सेम आ गए ना, अगर डिनोमिनेटर सेम आ गए तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में सबसे छोटा क्यों, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो सबसे बड़ा वाला 160 128 220 और ये 220, ये सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे दूसरे नंबर पर, ये लिखेंगे तीसरे नंबर पर, ये लिखेंगे चौथे नंबर पर। आप देख लीजिए ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये सबसे छोटा। तो इस कंडीशन में ये रेशियो आया कहां से था, ये रेशियो आया था 11/12 से। कहेंगे the ratios in descending order is equal to, क्या है भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में रेशियोस 11 बाई क्या था ये ना पहला 11/12, ठीक है। उसके बाद से क्या आ जाएगा सेकेंड नंबर पर ये 2/3, फिर उससे छोटा क्या था ये दैट इज 8/15 इसको ग्रेटर देन, और उसके बाद से कौन सा आ जाएगा ये 4.7/16। इस तरीके से हम रेशियोज को आपस में अरेंज कर सकते हैं। देखिए विदाउट समझ आ रहा है ना, देखिए ये बड़ा है इससे, फिर ये बड़ा है इससे, फिर ये बड़ा है इससे, और इस तरीके से अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा तो इसको पलट देंगे रेशियोज को, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी ये सब पलट करके ऐसे लिख देंगे, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो रेशियो दिए गए उसको कैसे कंपेयर किया जाता है, कैसे उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ सकता है, हाँ देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि A to B दे दिया हो, B to C दे दिया हो और आपसे पूछा जाए A B C की रेशियोज बताइए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि if A to B is equal to 6:7 and B to C is equal to 8:9, find A ratio B ratio C। A ratio B ratio C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर A रेशियो B दे दिया हो, B रेशियो C दे दिया हो, तो इस कंपैरिजन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं A/B लिख लेते हैं दैट इज 6/7 और B/C दैट इज 8/9 कर लेते हैं। अगर यहाँ पर बाय द वे किसी भी वे से अगर B की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हमारे लिए A और B और C की वैल्यू आसानी से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। हम A और B और C की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो B की वैल्यू को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, पहले रेशियो में जो B दिया गया है उसकी वैल्यू क्या है 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और सेकेंड रेशियो में जो B की वैल्यू दी गई है 8 वो इस पहले वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है समझाते हैं। तो इससे क्या होता है हमें लिख लेंगे A/B is equal to 6/7, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना,
सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो रेशियो में कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, ये 8 आया कहां से, इस b की वैल्यू है जो सेकंड रेशियो में b की वैल्यू दी गई होगी, मतलब देखिए a by b इसमें भी है, b by c इसमें भी है, इसमें भी b आ रहा है, इसमें भी b आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसकी इस रेशियो में जो b की वैल्यू है उसको पहले वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे इस तरह किया। और फिर जो b by c दिया गया है जो कि है 8/9, इसमें पहले वाले रेशियोस में जो b की वैल्यू है वो है 7 और 7 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, a by b is equal to 6 8 जा 48 and 7 8 जा 56, and here b by c is equal to 8 7 जा 56 and 9 7 जा 63। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a की वैल्यू 48 आप ले लो, b की वैल्यू 56 ले लो, तो यहाँ भी b की वैल्यू आपके 56 है, सेम आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई, यानी आपको a b और c की वैल्यू मिल गई। क्या क्या मिली है, a is equal to 48, b is equal to क्या मिल गया 56 and c is equal to 63। so if you want to find the ratio of a is to b is to c, then you can write 48 ratio 56 ratio 63, this is the required ratio। समझा ना। तो इस तरीके से रेशियो को आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है यदि आपको a रेशियो b की कुछ वैल्यू दे दे, b रेशियो c की वैल्यू कुछ दे दे और उसके बाद से कहें a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस रेशियो में दिए गए हैं जो कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। कुछ एग्जांपल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपके एक्सरसाइज है उसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए हमने ये छोटे में इतना ही बढ़ाने देते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे।